नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 20 जुलाई 2023 और आज आपका सीजीएल का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं जो प्रश्न बताऊंगा उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ही बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप पुराने बच्चे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप ये बात समझते होंगे। जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये बात बताना पड़ता है। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न देखने को मिला कि 2022 के अनुसार कुल राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या कितनी है। देखिए भैया, एग्जैक्ट आंकड़ा में ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा, गारंटी है। तो भैया ये जो है 110 से अधिक है। अब आपका जो भी आंसर 110 से 115 के बीच में होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 आपसे बहुत पूछा जाता है। ये हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ने का काम करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हमारे देश में सबसे लंबा जो हाईवे है ये NH44 है। हाईवे की देखरेख कौन सी संस्था करती है, तो नहाई करती है। नहाई का आपका NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और मैं आपसे यहीं पर पूछ लूँ, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि भाई जो राज्य में आपका राजमार्ग होता है, राजमार्ग होता है, इसकी देखरेख कौन करती है। तो मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो राजमार्ग होंगे उनकी देखरेख की जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश सरकार के पास सुरक्षित है, ठीक है, समझ गए। और मैंने ये भी बताए हैं कि हमारे देश में अगर आप प्रचालन के हिसाब से सड़कों को बांटे तो 6 भागों में बांटना पड़ेगा, जिनमें से कुछ प्रमुख है। जैसे आपका NH वाला जो हो गया ये आपका राज्य हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे राज्य हाईवे होता है, डिस्ट्रिक्ट रोड होता है। इसके अलावा ग्रामीण रोड होता है, एक BRO होता है। BRO समझ रहे हैं ना, BRO है ना, बॉर्डर वाला, जो आपका जहाँ पे हमारा बॉर्डर वाला इलाका होता है वहाँ पे रोड की रखरखाव की जिम्मेवारी BRO के पास सुरक्षित है। देश में कुल रेलवे स्टेशन की संख्या अगर आपसे कभी भूले भटके पूछ दे तो आपको बताना है कि 8500 से अधिक रेलवे स्टेशन है। भाई अब आज 5 को बन गया होगा तो एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता ना, है ना। फिर भी आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताना है कि मैं जो नौकरी कर रहा हूँ इसकी मैं 2012 में आपका जो है एग्जाम देने आया था NTPC का। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि देश में रेलवे स्टेशन की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको यहाँ पे उस समय जो है 8500 था, मैं यहाँ पे 8550 बता रहा हूँ क्योंकि 7-8 साल हो चुके हैं इस बात की। अगला है कि अगला जो है पूना पैक्ट कब हुआ था। तो पूना पैक्ट कब हुआ था भैया, 1932 में हुआ था। ये आप भी समझते हैं। पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में हुआ था। ये क्यों हुआ था, क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड जो सांप्रदायिक पंचायत लागू करवाना चाहते थे इंडिया के ऊपर, पहले से ही हम इतने गर्त में थे कि 1909 में हमने पार्लियामेंट सुधार को झेला कि भाई हिंदू अलग चुनाव करेंगे, मुस्लिम अलग करेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया तो उनका अपना अलग बखेरा है। फिर से जो है आपका राउंड टेबल जो हुआ 1930, 1931 और 1932 में, है ना। तो इन्हीं के समय जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने सोचा कि भाई और कुछ बांट दूं क्या, और टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ज़्यादा दिन तक शासन करेंगे, है ना। इन्होंने एक दिमाग, उसका खुरपाती दिमाग लगाया कि क्यों ना इसे जो है एक लालच दिया जाए। तो एक प्रलोभन दिया जिसे आपका मतलब पंचाट कहा जाता है, कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। इसे ठुकराते हुए गांधी जी और अंबेडकर साहब ने एक समझौता करते हैं, उसको दरकिनार करते हुए इसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसमें क्या होती है कि जो कमजोर तबके के लोग हैं उसको प्रोटेक्शन देने की बात करी गई है, सुरक्षित रखने की बात करी गई है। यही बात आपकी झलक आर्टिकल 46 में मिलता है जो DPSP के अंदर है, ठीक है। DPSP के अंदर जो आर्टिकल 46 है इसमें भी सेम बातों को कहा गया है कि जो निचले तबके के लोग हैं, खास करके जो कमजोर वर्ग हैं, SC ST वर्ग हैं, उनको जो है प्रोटेक्शन दिए जाने की बात करी गई है, ठीक है। इसके अलावा गांधी इरविन समझौता भी होता है। यही इरविन है, उस समय का अंग्रेज जो है इंडिया में थे, इरविन, लॉर्ड इरविन का मत कहिए लॉर्ड, है ना। तो इनके बीच में एक आपका समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। देखिए पूना पैक्ट को पूना कहते हैं, गांधी इरविन समझौता को आप दिल्ली समझौता भी कह देते हैं। रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड किस लिए दिया गया था। भाई सिंपल सी बात है ना, ग्रैमी अवार्ड किस लिए दिया जाएगा, तो भाई गीत गाएगा कोई, है ना, संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। अब हो सकता है कि भाई ये किस कैडर के संगीत गाते हैं, हो सकता है, जैसा मेरा दिमाग कह रहा है कि हो सकता है कि पॉप पूछा हो, है ना, पॉप पूछा हो, अफ्रीकन डाल दिया हो, शास्त्रीय संगीत डाल दिया हो, जो भी है ना। तो इस प्रकार से अगर डालेगा तो जो हिंदुस्तानी से मैच करता होगा वो आंसर मारिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉप तो गाती नहीं है। इसके अलावा पंडित रविशंकर ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनको किस लिए मिला था,
तो सितार के लिए मिला था। पंडित रविशंकर को 99 में भारत रत्न भी दिया जा चुका है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पेंजिया पतन से कौन से दो भागों में बंट गए, इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले हैं। तो पेंजिया पतन से दो भाग में बंट गए पूरा दुनिया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। भारत किस लैंड का भाग है भैया, गोंडवाना लैंड का भाग है भारत। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, तो यूरेशियन प्लेट और हिंदुस्तानी प्लेट जब आपस में टकराए तो आपका निर्माण हो गया किसका, हिमालय का। ये हिमालय खड़े हो गए और यहाँ पे जो तेथिस सागर थे वो विलुप्त हो गए। ठीक है, इसके अलावा हिमालय न्यू फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। नदियों के आधार पर भी 4 प्रकार से बांटे गए हैं और विस्तृत क्षेत्र के आधार पर भी 4 प्रकार में बांटे गए हैं, जो मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था। देखिए, खेलो इंडिया एक गेम होती है और एक खेलो इंडिया विंटर गेम होती है। विंटर का मतलब आप तो समझ ही रहे हैं, हमसे तो ज्यादा आप पढ़े लिखे हैं भाई, है ना। तो 2020 में होती है खेलो इंडिया विंटर गेम की आयोजन। ठीक है, पहला खेलो इंडिया विंटर गेम का विजेता कौन थे, जम्मू कश्मीर थे। उप विजेता कौन रहते, सर्विसेज टीम। और ये कहाँ पे होती है, तो 3 बार हुआ है, तीनों बार गुलमर्गे में हुआ है। गुलमर्गा कहाँ है, तो ये आप भी समझते हैं, एक तो है गुलबर्गा और एक है जी आपका गुलमर्गा। उसी प्रकार से जी एक आपका हुबली और इसी प्रकार से जी आप एक हुगली, है ना। तो दोनों में काफी कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो ये गुलबर्गा में हुआ है, गुलमर्ग में हुआ है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर ही जीते हैं। सर्विसेज टीम जो है यहाँ पे उप विजेता रहे हैं। और सर्विसेज टीम जब आ ही गए हैं तो एक चीज और जान लीजिए, जो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में हुआ था, इसके विजेता सर्विसेज टीम ही रहे थे। ठीक है, इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हो तो आपको काम आएगा। तो जरा देख लीजिए, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन पहली बार 2018 में नई दिल्ली कहना सही नहीं रहेगा, खाली दिल्ली कहिए, दिल्ली में हुआ था खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से। ठीक है, पहले खेलो इंडिया यूथ गेम का नाम क्या हुआ करता था, खेलो इंडिया स्कूल गेम। बाद में इसकी नाम जो है 2019 में चेंज करके जो है खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया। और इसके अभी 5वीं संस्करण लेटेस्ट में हुआ है 2023 के अंदर। कहाँ पे हुआ है, एमपी के अंदर। एमपी के कितने शहरों में हुए हैं, 8 शहरों में। विजेता कौन रहे हैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को टोटल कितने गोल्ड मिले हैं, 56 गोल्ड। अलग से आपसे पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र को कितने गोल्ड मिले हैं, तो बताना है आपको 56 गोल्ड मिले हैं। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया। खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण के विजेता कौन है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा भाई, महाराष्ट्र कर लीजिएगा, है ना। महाराष्ट्र है विजेता। मध्य प्रदेश तीसरी रैंक पे आई थी, पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा और तीसरे पे आपका मध्य प्रदेश ही आया था, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की मानसून कहाँ मिल जाती है। देखिए, बंगाल की खाड़ी यहाँ जो तटीय राज्य है, अरब सागर पश्चिमी वेस्टर्न रीजन की तटीय राज्य है अरब सागर के पास, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा वगैरह, कर्नाटक, है ना, केरल वगैरह। और जो आपका बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्य है, ये आंध्र प्रदेश है। ये हमारा तेलंगाना तो आएगा नहीं क्योंकि तो बीच में पड़ जाएगा, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, है ना। तो ये सब जो है, ये आपका दोनों जब मानसूनी चलती है तो कहाँ मिलती है, तो गंगा के मैदानी भाग में मिलती है। कहाँ मिलती है, गंगा के मैदानी भाग में मिलती है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, गंगा की मैदानी भाग अधिकांशतः किन 2 राज्यों में पड़ता है, आपके लिए क्वेश्चन रहा हमारे तरफ से, है ना। आप लोग बताइएगा कि गंगा के मैदानी भाग का अधिकांश पोर्शन जो है किन 2 राज्य के बीच में पड़ती है। ठीक है, भारत में 60% वर्षा जो है ये आपका अरब सागर से आती है और 40% वर्षा जो है ये आपका बंगाल की खाड़ी से होती है। देखिए, भारत में वर्षा की शुरुआत केरल से होती है। केरल में जो है मानसून जो है दस्तक देती है जून के प्रथम सप्ताह में। इससे पहले भी एक वर्षा होती है जिसे मैंगो सावर कहा जाता है, जो आम की फसल के लिए अच्छी होती है। ठीक है, इसके अलावा जून के अधिकांश वर्षा मेघालय में होती है, मासिनराम में। ये भारत ही नहीं दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है, बिकॉज यहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया ये 3 पर्वत श्रेणी हैं, जिससे जो है यहाँ पे वर्षा कराने के लिए यही उत्तरदायी है। साथ ही साथ मेघालय के अंदर गारो, खासो, जयंतिया नामक जनजाति भी पाई जाती है। ठीक है, मेघालय के अंदर आप बांग्ला महोत्सव भी मना लेते हैं मेघालय के अंदर, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल भी मना लेते हैं और नौकरेक आरक्षित क्षेत्र भी मेघालय के अंदर ही स्थित है। ठीक है, इसके अलावा भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कल पूछा गया था कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है भाई, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है मानसूनी जलवायु पाई जाती है। जैसे अभी मानसून का समय चल रहा है, दिन रात बारिश हो रही है और आज मुझे 14 दिन हो गए सूर्य भगवान के दर्शन करके। सही बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा,
किस मुगल शासक के साहित्यिक लेखन सर्वाधिक हुई है? किस मुगल शासन के शासन काल में साहित्यिक लेखन सर्वाधिक हुई है? और उसमें एक क्लू था अरबी या फारसी भाषा में। देखिए जो भी है, जो भी साहित्यिक लेखन संपन्न हुआ मुगल काल में, उनमें सबसे ज्यादा अकबर के काल में संपन्न हुआ। इसीलिए अकबर के शासन काल को मुगल काल में साहित्यिक स्वर्ण काल कहा जाता है, या फिर डायरेक्ट भी स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इनके समय सब कुछ बैलेंस चल रहा था। अगर आप इनके मंत्रिमंडल को भी टटोलेंगे, अकबर के मंत्रिमंडल को, तो वहां भी जो है काफी सारे इस्लाम धर्म के अलावे विद्वान भी मौजूद थे। ठीक है, तो साथ कभी सभी चीज जो है बैलेंस चल रहे थे। और खास करके बीरबल जो उनके राइट हैंड थे, वो खुद महेश दास थे। ठीक है, तो भैया तो इनको जो है स्वर्णकाल कहा जाता है। तो मैं तो अकबर को ही आंसर करूंगा, आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या आंसर किए हैं। ठीक है, इसके अलावा फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? अच्छा, अकबर के बारे में कुछ और जान लीजिए। पानीपत की सेकेंड लड़ाई अकबर ने ही करवाया था। अकबर करवाया नहीं था, जीते थे 1556 में। ठीक है, अकबरनामा के लेखक जो हैं ये आपके अबुल फजल हैं। अकबर के जो 9 दरबारी होते थे, इसे नवरत्न कहा जाता था। अकबर जो है, अकबर और क्या है भाई, अकबर जो है गद्दी पे कब से कब तक रहा? तो आपको बताना है 1556 से 1605 तक रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ये आपका अकबर के समय ही हुआ था। ठीक है, तो ये सभी अकबर के बाद से आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है आपसे पूछा है। देखिए फुटबॉल मैच और हॉकी मैच दोनों बता रखे हैं। अगर ब्रेक को छोड़ दिया जाए तो, अगर इसके बीच में ब्रेक भी काउंट किया जाए तो ऐसे तो आज तक सवाल बने नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई ब्रेक कब मिलती है, तो 45 जो मतलब आधा हाफ खेल होने के बाद जो है ब्रेक मिल जाती है। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर फुटबॉल मैच की अवधि जो है ये आपके 90 मिनट की होती है। कितने मिनट की? 90 मिनट की होती है। हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? 70 मिनट की होती है। फीफा की स्थापना कब होती है? 1904 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ज्यूरिख में है। और लेटेस्ट वाली जो फुटबॉल मैच हुई यानी फीफा संपन्न हुआ है, ये आपका कतर देश में संपन्न हुआ है। विजेता आपका कौन रहा है? अर्जेंटीना। उपविजेता कौन रहा है? तो फ्रांस रहा है। ठीक है, इसके अलावा आगामी फीफा कहाँ पे होगी? तो आगामी फीफा आपका जो है मैक्सिको, कनाडा और आपका यूएसए में जो है कंबाइंड रूप से नेक्स्ट टाइम 2026 में करवाए जाएंगे। महिला वाला फीफा इंपोर्टेंट रहेगा लेटेस्ट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड के अंदर जो है आपका महिला वाला फीफा 2023 के अंदर ही होने वाली है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा लोकसभा का गठन आपसे पूछ दिया है। क्वेश्चन कौन बोलता है कि रिपीट नहीं होता है? बताइए। सीएचएसएल में भी पूछा, फेज 10 में भी पूछा, एमटीएस में भी पूछा और यहाँ भी पूछ दिए, है ना। लोकसभा का गठन जो है 13 मई 1952 को हुआ था, है ना। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, ये बात भी आपको, हाँ 52 को हुआ था जी, 52 को हुआ था लोकसभा गठन, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे भैया? गणेश वासुदेव मावलकर थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत संयम साहब थे। तो ये बात भी ध्यान रखना है। एक बात और मैं बता दूं, आपसे पूछा जाता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो आप जानते हैं कि पीएम होते थे, तो उस समय प्रथम पीएम बने थे आपके कौन? जवाहरलाल नेहरू साहब। लेकिन योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछते मैंने एग्जाम में देखा है, तो आप बताइएगा गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, इसके अलावा जो लोकसभा में न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 25 वर्ष। अच्छा, गुलजारी लाल नंदा जरा एक बार देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा गुलजारी लाल नंदा ही है क्या योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, है ना। जरा देख लीजिएगा भैया। भांगड़ा गिद्धा नृत्य प्रणाली किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका जो है पंजाब से संबंधित है, भांगड़ा और गिद्धा। भांगड़ा कहाँ से लिया गया? मैं ये भी बताया था कि भांगड़ा जो है ये आपका हेम्प शब्द से लिया गया है, भांगड़ा नाच का नाम, है ना। और गिद्धा जो है ये सिर्फ महिलाएं के द्वारा की जाती है। गिद्धा हो गया, घूमर हो गया, ये सिर्फ महिलाओं की डांस है, झिझिया भी। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कृषि की सेक्टर किस विषय की सेक्टर है? कृषि आपसे पूछ लिया है कि भाई कृषि जो है किस सेक्टर के अंतर्गत आता है? तो कृषि आपका प्राथमिक सेक्टर है भाई। कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी वगैरह ये सब जो है प्राथमिक सेक्टर में आपका आ जाएगा। ठीक है, उद्योग सेक्टर जो भी है, उद्योग धंधा कल कारखाने सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं। और जो भी आपका सेवा क्षेत्र है ये आपका तृतीयक सेक्टर में आ जाता है, जैसे बैंक हो गया, परिवहन वगैरह हो गए। तो ये सब क्वेश्चन जो है आज का जो है आया था। एक प्रश्न इकोनॉमिक्स से देखने को मिला कि ब्याज की दर बढ़ेगी तो बाजार में मुद्रा की तरलता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑब्वियसली बात है घटेगा भाई। अगर बैंक में ब्याज की दर बढ़ गया है तो आदमी क्या करेगा? सबसे पहले मान लीजिए मैंने आपको इनडायरेक्टली आरबीआई के रिगार्ड में समझाया था कि आरबीआई मुद्रास्फीति को कम करने के लिए क्या करता है? तो नोट छापना बंद कर देता है। अगर नोट छापना बंद, तो ये
नोट सप्लाई बंद, जब नोट सप्लाई बंद तो बैंक में जो है आरबीआई, मान लीजिए ये आरबीआई है, तो ये जो है कॉमर्शियल बैंक को नोट अब पहले इतना भर के देता था झोला, अब इतना ही दे रहा है ना। अब इतना नोट दे रहा है तो लोग के पास जो है ये क्या होगा, नोट कम जा रहा है ना। तो बैंक जो है लोन देना कम करेगा। जब बैंक लोन देना कम करेगा तो लोगों के पास, ये जो राम साहब है इनके पास जो है आपके पैसा कम पहुंचेंगे। अब पैसा कम पहुंचेंगे तो कम सामान खरीदेंगे, और कम सामान खरीदेंगे तो सामान का भाव जो बढ़ गया था वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे घटने लगता है। इसीलिए मुद्रास्फीति में भी आरबीआई अहम योगदान निभाते हैं। यहीं पर सेम केस यहाँ पर है जो ये आपके लैंग्वेज में लिखा है कि भाई ब्याज की दर अगर मान लीजिए आरबीआई ने ही बढ़ा दिया, आरबीआई ने बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक की मजबूरी हो जाएगी कि ये भी बढ़ाएगा ब्याज का दर, है ना, ये भी रेट जो है बढ़ा देगा। और जब दर बढ़ जाएगा, दर इंक्रीज हो गया है तो लोन आदमी कम लेगा, और कम लेगा तो पैसा कम रहेगा, पैसा कम रहेगा तो तरलता क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा सिंपली चीज था, समझने वाला ही था और कुछ नहीं था। इसके अलावा कैबिनेट मिशन भारत कब आया आपसे पूछा गया। अब ये क्वेश्चन कौन छोड़ेगा, तब दिन तीनों सदस्यों बताए हैं आपको, और किस लिए आया था, उद्देश्य क्या था, ये भी बताए हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन आपका 1946 में भारत आया था। ये त्रिसदस्यीय टीम थे, मतलब 3 सदस्य की टोली थी। इसमें 3 सदस्य कौन कौन थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और स्टोफर्ड क्रिप्स थे, है ना। ये संविधान निर्मात्री संस्था के रूप में जाना जाता है। ये जब आए ना तो संविधान के ढांचा पे बात करने आए थे इंडिया के अंदर। एक प्रश्न पूछने को मिला है देखने को, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। एक बच्चा तो ये बताया, दूसरा बच्चा ने ये बताया कि सबसे पहले मौलिक अधिकार किस देश में लागू किया गया, भारत के बाहर, है ना। तो भाई यहाँ पे अगर इंडिया की बात हो रही है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका 6 है ना, और ये 12 से लेकर 35 तक के बीच में आर्टिकल है। मैंने इसका एक्स्ट्रा फाइट इसलिए नहीं लिखा कि हमारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं ये मौलिक अधिकार में पारंगत हो गए, खुदे लिख देगा आज। अब ये पेपर निकाल दो ना, यूपीएससी के मेंस जैसे लिख देगा आधा घंटा तक। ठीक है, तो 12 से 35 इसे भाग 3 में रखा गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है ये आपका संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तब से लेकर आज तक 6 मौलिक अधिकार हैं, है ना। 2002 में एक 86वां संविधान संशोधन होता है जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 21 के में वर्णित है। तो ये थे मौलिक अधिकार की कहानी। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछ के ये क्वेश्चन पूछा होगा कि किस देश में जो है मौलिक अधिकार सबसे पहले लागू हुआ, तो हमारे ख्याल से ब्रिटेन में सबसे पहले लागू हुआ था। जिस प्रकार से आपने पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ना है कि भाई सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, है ना, बजट सबसे पहले कहाँ आया था, तो फ्रांस वगैरह में आए थे। तो इसी प्रकार से जो मौलिक अधिकार है ये सबसे पहले ब्रिटिश सरकार अपने आप को जो है दिया था, तो ब्रिटेन में होगा, है ना। इसके अलावा कंपाला बेफेलो रेसिंग किस राज्य में होता है, इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले हैं। तो कंपाला जो होता है ये कर्नाटक में होता है, और जलीकट्टू इसका छोटा भाई है जो तमिलनाडु में होता है। मकर संक्रांति वाले जो त्योहार है पोंगल जो 4 दिनों तक चलती है मकर संक्रांति के समय तमिलनाडु के अंदर, इसी त्योहार के आयोजन किया जाते हैं। एक खास आकर्षण जिसे जलीकट्टू कहते हैं। इसमें जिसके पास जितना दम रहता है, बहुत रिस्की खेल है कि भाई एक सांड को जो है मदहोश करके छोड़ दिया जाता है, उससे फिर पकड़ा जाता है। ठीक है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया, तो ये रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य होता है। भाई रिजुविनेट कराना और बनाना इन दोनों में बहुत फर्क है। बनाने का मतलब है आपको नींव रखना पड़ेगा, रिजुविनेट करने का मतलब है कि निपा पोती डेंटिंग पेंटिंग। तो डेंटिंग पेंटिंग का काम जो है ये आपका रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था, रिजुविनेट। ठीक है, लेकिन बनाने की जो नींव रखी थी ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो है कुछ आदमियों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में सोर्बियम नामक जो तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, तो सोर्बियम जो है 106 में है, इसे वर्ग 6 में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कुछ एक बात जो है आपके जेहन में होना चाहिए कि भाई आधुनिक आवर्त सारणी सबसे पहले खोजकर्ता कौन है। तो मैंने आपको बताया था कि मोस्ले ऑप्शन में है तो सही, मोस्ले ऑप्शन में नहीं है तो मेंडेलीव को भी आप जो है आराम से आंसर कर सकते हो आधुनिक आवर्त सारणी के रिगार्ड में। अब ऐसा नहीं कि मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी है ये बहुत ही पुराने मन से रखते हैं, नहीं, कुछ कमियां थी, बहुत सारे कम तत्वों को जगह दिया गया था, कम आवर्त बनाए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी आधुनिक विचारधारा से ही प्रेरित थी। जबकि इनके जो आवर्त सारणी है इनमें कुछ चेंजेस हैं, फिर भी ये आधुनिक विचारधारा रखते हैं। इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडेलीव का भी नाम आ जाता है और मोस्ले का भी आ जाता है। आज जो हम 18 घर वाले देखते हैं, 18 वर्ग वाले, ये हम मोस्ले साहब के आवर्त सारणी को रीड करते हैं, प्रोडिक्ट टेबल को रीड करते हैं। ठीक है, जो सर्वमान्य भी है। इसमें 118 तत्व हैं, नीचे आपको 2 ऐसा दिखता होगा, एक लेंथेनाइट एक एक्टिनाइट रहता है। ठीक है, तो भाई हमने बताया है कि दो कम से कम 2 जरूर याद रखना है। लास्ट वाला कौन सा, लास्ट वाला अक्रिय गैस होते हैं, इनर्ट गैस, हीलियम, आर्गन,
ऑक्सीजन, क्रिप्टन, जेलन, रेडॉन, और इसके सेकंड लास्ट जो है 17 इसमें हेलोजन ग्रुप है, क्लोरोफ्लोरोब्रोमोआइडो। तो इन दोनों को भी जरूर ध्यान रखना है ना। और इसके अलावा आधुनिक वाले में जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें 18 आवर्त और 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। खोजकर्ता मोस्ले हो गए, परमाणु क्रमांक पे आधारित है। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे सेकेंड शिफ्ट में आए क्वेश्चन के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।